नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर से एसोसिएटेड ये आर्टिकल है, आप जिसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं। अरुण मायरा जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। लेट्स बिगिन। देखिए, इंडिया के जो टिनी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, रूरल एरियाज में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं या फिर अर्बन फ्रिंजेस पे काम कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी आर्टिकल की राय है। अभी एक सप्ताह बीत चुके हैं बजट को आए, जहां पर सरकार अपनी पॉलिसीज के माध्यम से, जहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके पहले जो पॉलिसीज सरकार के द्वारा बनाई गई थी उनसे हमारा इनफॉर्मल सेक्टर स्टिग्मेटाइज हुआ है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि किन पॉलिसीज की बात की जा रही है, वेदर इट वाज जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन। इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इनका ऐसा मानना है कि सरकार की पॉलिसीज की वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो प्रभावित हुआ है। सरकार और उनके पॉलिसी एडवाइजर्स लगातार इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस प्रोसेस में जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो लगातार गिरता जा रहा है। और अभी ऐसी बात हमें हाल के 2 पेपर्स से रिवील होती भी नजर आती है जो ऐसा आर्गुमेंट देते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर को जबरदस्ती फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करना उचित नहीं है। पहला पेपर पब्लिश किया गया नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा, जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में कहीं कोई ऐसी स्टडी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देती कि अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन कर दें तो बिजनेस आउटकम इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा आर्टिकल जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, वो ये कहता है कि फॉर्मलाइजेशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जहां पर स्मॉल और इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं और फॉर्मल होते चले जाते हैं। साथ ही साथ वो खुद को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी जोड़ लेते हैं। इसीलिए किसी भी इनफॉर्मल सेक्टर के इंटरप्राइज को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि वो खुद को फॉर्मलाइज कर लें। की क्वेश्चन यहां पर हमारे सामने ये है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर का फॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए, फर्म्स का फॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए, तो बेनिफिट किसे मिलेगा? हाँ, ये सच्चाई है कि फॉर्मलाइजेशन से बैंक्स के लिए काफी आसान होता है लेंड करना, स्टेट को भी काफी आसानी होती है मॉनिटर करना। वो फर्म्स को आसानी से टैक्स कर सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रोसेस के एडवर्स आउटकम्स भी होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। भारत में वर्तमान में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, यंगस्टर्स को जॉब देता है। अब यहां पर आवश्यकता है कि उसे स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि किसी भी रूप में उसकी एक्टिविटीज को कर्व कर दिया जाए। इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो फॉर्मलाइजेशन की डीमेरिट्स पर फोकस करें और इनफॉर्मल सेक्टर को उसके पर्सपेक्टिव में फ्लरिश होने का मौका दें। स्टडीज ये रिवील करती हैं कि जो फॉर्मेलिटीज हैं अगर वो इम्पोज करी जाती हैं, जैसे कई सारी स्टडीज से ये आर्गुमेंट भी दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि फॉर्मलाइजेशन पूरी तरीके से बुरा है। वो ऐसा कहते हैं कि अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बेनिफिट अवेल होता है। और जो इनफॉर्मल फर्म्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो धीरे धीरे कई सारे तरीके से अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं और खुद को फॉर्मेलिटी में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने पीयर्स के साथ जुड़ते हैं और इफेक्टिव गेन अवेल करते हैं। अगर आप 2 इनफॉर्मल सेक्टर के इंटरप्राइजेस को जोड़ दें और उसे एक फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट कर दें तो वापस में मिलकर एक बढ़िया सा सेटअप तैयार कर लेते हैं। एट द सेम टाइम अगर उन्हें मेंटर कर दिया जाए, उन्हें गाइड कर दिया जाए कि कैसे वो ज्यादा बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो उससे भी उन्हें फायदा मिलता है। एट द सेम टाइम अगर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को और उनके एम्प्लॉयज को स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए और इस स्किल को ऑन जॉब डेवलप करवाया जाए, मतलब वो काम करते रहें, इन बिटवीन आप उनको स्किल्ड भी कर दें, क्योंकि जॉब छोड़कर वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में नहीं जाएंगे, ये उनके लिए लॉस ऑफ इनकम होता है। अगर इस तरीके की ट्रेनिंग उनको दिलवाई गई तो डेफिनेटली इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है और इससे वो नुकसान में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मुद्दा आता है वो सप्लाई चेन का आता है। सभी जो छोटी कंपनीज हैं वो खुद को ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा फायदा कमा सकें। सप्लाई चेन का मतलब बता देता हूं।
ताकि ये शब्द दोबारा आए तो आपको परेशानी महसूस ना हो। सप्लाई चेन वो प्रक्रिया है जहां पर किसी भी सामान का प्रोडक्शन किया जाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए कमोडिटी। किसी चीज का प्रोडक्शन करना और उसे लोगों तक पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया को सप्लाई चेन कहा जाता है। जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन को एक्सपेंड करें, वो ये होता है कि उनको लोअर कॉस्ट आए। सप्लाई चेन में वेरियस कंपनीज एक दूसरे से कंपीट करती हैं। अगर वो किसी ऐसे देश में, किसी ऐसे रिजीम में काम कर रहे हैं जहां पर वेज या फिर सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो एक ऐसे रिजीम या एक ऐसे देश की ओर अपनी निगाह लगाते हैं जहां पर सप्लाई चेन की कॉस्ट कम हो, मतलब वहां पर प्रोडक्शन करना आसान हो और वहां पर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना भी ईजी हो। इसीलिए लोवेस्ट कॉस्ट फर्म्स का होना बहुत जरूरी है और वो जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में पाए जाते हैं। अगर आप इंडिया के सेक्टर को फॉर्मलाइज करते हैं तो जो सप्लाई चेन की कॉस्ट है वो बढ़ेगी। सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में इन फर्म्स को ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा और सरकार को ज़्यादा टैक्स भी पे करना होगा। ऐसी स्थिति में वो महंगे हो जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में वर्क करने वाली कंपनीज को कम अट्रैक्ट करेंगे। नुकसान इंडिया की इकोनॉमी को भी होगा। क्या करें? व्हाट शुड बी डन? व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनफॉर्मल सेक्टर के साइज को रिड्यूस करने का प्रयास ना करें, रैदर उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोगों के वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी सेफ्टी के लिए काम करना चाहिए, उनकी डिग्निटी के लिए काम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें बढ़िया ट्रीटमेंट मिले, लेबर रिफॉर्म्स किए जाए। वास्तव में अगर हम देखें तो कई सारी जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वहां पर भी इनफॉर्मल सेक्टर फ्लरिश हो रहा है। टेक्नोलॉजीज के बढ़ने के साथ साथ नए बिजनेस मॉडल आ रहे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पर 10 या उससे कम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां के पॉलिसी मेकर्स भी हालांकि स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे इस सेटअप को इस तरीके से मोल्ड किया जाए कि वर्कर्स के राइट्स इंश्योर रहें। लेकिन वो इकोनॉमीज इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इंडिया को ऐसे सिस्टम को कर्व करने के दौरान फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे आर्ग्यूमेंट्स एट प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। व्हाट टू डू? वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। क्या करें? इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरकार को और उनके पॉलिसी एडवाइजर्स को इनफॉर्मल सेक्टर को इकट्ठा करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप करती है, इनफॉर्मल सेक्टर अपने आप ही फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर से वो प्रोडक्शन सेक्टर में जाते हैं और धीरे धीरे ये लर्निंग के प्रोसेस में फॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसके लिए जबरदस्ती करना उचित नहीं है। तीसरी बात, पॉलिसी मेकर्स को इस बात को सीखना होगा कि जो इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस हैं उन्हें उन्हीं की टर्म्स पे धीरे धीरे ग्रो करवाया जाए, ना कि उनके ऊपर अपना खुद का फॉर्मेलिटी का वर्जन थोप दिया जाए। जैसे हर इनफॉर्मल सेक्टर आने वाले समय में फॉर्मल होना चाहता है। वो चाहता है उसका बिजनेस बढ़े, उसके पास ज्यादा एम्प्लॉय हों, उसे ज्यादा बिजनेस मिलेगा तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो कर लेगा। लेकिन ये उनके तरीके से होना चाहिए, ना कि आप जबरदस्ती उन्हें फॉर्मलाइज कर दें अपनी कन्वीनियंस के लिए। चौथी बात कि नेटवर्क और क्लस्टर्स डेवलप किए जाएं। अगर कहीं पर स्मॉल एंटरप्राइजेस वर्क कर रहे हैं, उनके आसपास बड़ी इंटरप्राइजेस का अगर क्लस्टर है, तो जो स्मॉल और छोटे इनफॉर्मल एंटरप्राइज हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उनके पास अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए लोग होंगे। पांचवी बात कि लेबर रिफॉर्म का ड्रम बीट करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस अप्रोच को बदलना होगा। हायर एंड फायर लॉज अभी भी स्मॉल सेक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं है। वहां कभी भी किसी को भी एंट्री दी जाती है और कभी भी निकाल के बाहर कर दिया जाता है। किसी भी ऐसे सेक्टर में जहां 10 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और भी कई तरीके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अनअवेलेबल होती हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। बजाय इसके कि हम उन्हें ज़बरदस्ती फॉर्मलाइज करें, हमें इनफॉर्मल सेक्टर में जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए स्ट्रिक्ट वे में, ताकि उस रीजन में, उस एरिया में काम करने वाले लोगों को फायदा मिले, इस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा मिले। फाइनली, जो सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है वो सभी सिटीजन्स के लिए स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्पेशली उनके लिए जो इनफॉर्मल सेक्टर में स्ट्रगल कर रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव किया जाए, सभी के लिए अवेलेबल किया जाए। डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज पेंशंस, इन्हें भी इनहेंस किए जाने की आवश्यकता है। तब जाके हम इनफॉर्मल सेक्टर को न केवल स्ट्रेंथन कर पाएंगे, बल्कि उन्हें इतना मोटिवेट कर पाएंगे कि वो आने वाले समय में खुद को खुद ही अपनी ही शर्तों पर फॉर्मलाइज कर लें। हमें उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, जैसा सरकार अभी प्रयास कर रही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल।
ये आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।